एक जापानीज कंपनी है डाइकिन, जिसने 1982 के अंदर इसको इन्वेंट किया था। और इस कंपनी ने, जो डाइकिन की जो कंपनी है, इसने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट लेके VRV के नाम से इसको अपना पेटेंट ले लिया। और अब VRV डाइकिन का प्रोडक्ट था, इसलिए अब जो बाकी की कंपनियां हैं उन्होंने इसका नाम VRF के नाम से मशीन बनानी शुरू कर दी। VRF मींस वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो डाइकिन का VRV का मार्क है और बाकी जो कंपनीज हैं वो VRF के नाम से मशीन बना रही हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टी स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग होती है। इसमें क्या होता है, आउटडोर यूनिट जो है वो हमारा सिंगल होता है, लेकिन जो इंडोर यूनिट होते हैं वो मल्टी टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आप कई तरह के यूनिट लगा सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जो कूलिंग और हीटिंग सिस्टम दोनों आप इसके अंदर ले सकते हैं, और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो के थ्रू आप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सिस्टम है, कूलिंग भी आप खाली यूज कर सकते हैं, हीटिंग भी यूज कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपको कूलिंग भी चाहिए और हीटिंग भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम एक ही सिस्टम चलेगा, या कूलिंग चलेगा या हीटिंग चलेगा। इस टेक्नोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, जो कूलिंग या हीटिंग जो होती है, वो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो फ्लो होता है उसको हम एडजस्ट करके और अपने हिसाब से कूलिंग और हीटिंग हम कंप्रेशर की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि VRB और VRF इसका जो बेसिक डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है VRB और VRF का उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप समझ चुके हैं, जो VRB और VRF होता है, जैसे कि इसका नाम है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम या वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो ये मशीन्स होती हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर जो ये मशीन होती है ये फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे एग्जांपल के लिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ताकि मशीन उसको ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट दे सके। और जब टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ठंड हो जाती है, थोड़ी सी ठंडा मौसम हो जाता है, तो उसका जो फ्लो होता है मशीन का वो कम हो जाता है। तो इसी के हिसाब से ये जो मशीन है, ये जो एयर कंडीशनर है, ये एडजस्ट करता है, बाहर के मौसम के हिसाब से फ्लो को प्लस या माइनस करता है। दोस्तों जब रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है जब वो ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो कंप्रेशर होता है मशीन का, उसकी स्पीड भी हाई हो जाती है। तो और जब उसका फ्लो कम होता है, सपोज ठंड का मौसम है या थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो वो जो फ्लो होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और जो कंप्रेशर होता है वो स्लो चलता है। तो ये सारा टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो सब एक जगह पे कंट्रोल होता है ये सारा। और दोस्तों इसी सिस्टम के अंदर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जब हमारा जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो VRF मशीन होती है, ये एवोपरेटर को, जिसको हम इंडोर यूनिट बोलते हैं, उसको जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा भेजता है। और इसी तरह कम होने के केस में एवोपरेटर को वो वॉल्यूम कम भेजता है। तो दोस्तों ये जो सारा जो कम और ज़्यादा जो होता है, रेफ्रिजरेंट जो कम और ज़्यादा भेजता है, इससे क्या होता है, हमारा जो कंप्रेशर की जो स्पीड होती है वो प्लस माइनस होती है, और उसमें कंजप्शन भी कम होती है, और हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी की सेविंग भी होती है उसके अंदर। दोस्तों अब हम VRV मशीन के ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी ये बताया कि ये जो मशीन होती है, जिसका जो आउटडोर यूनिट होता है, इसके साथ में हम इंडोर यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी जो लिमिट है वो हम इसके साथ 60 यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। आउटडोर यूनिट के साथ हम नीचे अपने रूम के अंदर 60 यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो यूनिट हम लगाते हैं, जो इंडोर लगाते हैं, ये किसी भी कैपेसिटी के हो सकते हैं। 1 टन भी हो सकता है, 2 टन भी हो सकता है, 3 टन भी हो सकता है। और दोस्तों इसकी जो टाइप है, जैसे हम ये जो हम यूनिट लगाते हैं, ये स्प्लिट टाइप भी हो सकता है, सीलिंग कैसेट भी हो सकती है, वॉल माउंट भी हो सकता है, सीलिंग कंसील्ड भी हो सकता है, फ्लोर माउंट भी हो सकता है। मतलब ये जो हम नीचे इंडोर लगाते हैं, ये किसी भी तरह के यूनिट हम इसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर 2 तरह के कंप्रेशर यूज होते हैं। एक होता है डिजिटल स्क्रॉल और दूसरा होता है इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेशर। 2 तरह के कंप्रेशर इसके अंदर यूज किए जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो 410A
और 407C रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं आउटडोर यूनिट जो है, इसकी जो पाइपिंग होती है, जो हम कनेक्शन करते हैं पाइप के थ्रू, इसको जो हम जोड़ते हैं, वो VRV के अंदर हमारी 150 मीटर तक की लिमिट है। मतलब हम इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से हम 150 मीटर तक की पाइपलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो हम नॉर्मल स्प्लिट AC यूज करते हैं उसके अंदर ये लिमिट जो हमारी है इंडोर और आउटडोर की, वो 50 मीटर की पाइप हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे जो कंजप्शन है, सेविंग जो है, पावर सेविंग, वो अप्रोक्सीमेट 30 to 40% की सेविंग होती है इसके अंदर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हर रूम के अंदर हम डिफरेंट टाइप की कूलिंग यूज कर सकते हैं। मतलब कि जब जैसे कि हमें एक रूम के अंदर टेम्परेचर कम चाहिए, एक रूम में ज्यादा चाहिए या एक रूम में नहीं चाहिए, वो हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि इसका जो आउटडोर यूनिट है वो सिंगल होता है। सिंगल यूनिट से ये सारा कंट्रोल होता है इंडोर यूनिट। लेकिन स्प्लिट AC में क्या होता है, स्प्लिट AC के अंदर आप देखते हैं कि एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है और उसी के साथ दोनों चलते हैं। उसमें लिमिटेशंस होती है हमारे पास। पर दोस्तों इसके अंदर हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है। अब इसको मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता है। दोस्तों अब हम VRV मशीन जो है उसका जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यह मशीन किस तरह से काम करती है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स तो बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर आपको जो मेन कंपोनेंट्स है वो समझाने के लिए आपको मैंने इसमें बताए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, दो कंप्रेशर यूज होते हैं इसके अंदर। एक नॉर्मल कंप्रेशर भी होता है और एक इन्वर्टर कंप्रेशर भी होता है। ये दोनों कंप्रेशर इसमें हम यूज करते हैं। और जो इन्वर्टर कंप्रेशर होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, ये फ्लो के हिसाब से वर्क करता है, कितनी रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर को देना है। अब दोस्तों इसके बाद इसके अंदर दो ऑयल सेपरेटर लगे होते हैं, जो कि जो रेफ्रिजरेंट आता है उसमें जो ऑयल होता है वो वापस कंप्रेशर को सेंड करता है। एक नीचे एक्यूमुलेटर लगा होता है और उसके बाद ऊपर एक आउटडोर यूनिट के अंदर कंडेंसर लगा होता है और हमारे पास एवोपरेटर लगे होते हैं। मल्टी जो मशीन्स होती हैं इंडोर यूनिट वो लगे होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक हर मशीन के साथ एक EEV लगा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं। ये हर एक के साथ लगा होता है। तो दोस्तों ये इसके कंपोनेंट्स हैं और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों कि जैसे आप देख रहे हैं, ये जो एवोपरेटर है, ये जो हमारा इंडोर यूनिट होते हैं, ये हमारी ये ब्लू कलर की जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, ये कनेक्ट होती हैं हमारी एक्यूमुलेटर से। ये जैसे आपकी देख रहे हैं, ये जो तीनों हमारे इंडोर यूनिट हैं, अभी जो हमने पिक्चर में दिखाया हुआ है 3 यूनिट, वैसे ये मल्टी हो सकते हैं, अभी हमने एग्जांपल के लिए 3 यूनिट लिए हुए हैं। ये हमारे ब्लू पाइपलाइन के थ्रू एक्यूमुलेटर में जाते हैं और ये जो सक्शन एवोपरेटर की जो सक्शन लाइन है इससे जुड़ी होती है। इन केस में दोस्तों अगर एवोपरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल अप नहीं होता, अब किस केस में बॉयल अप नहीं होता, कि जब कोई भी लोड एवोपरेटर के ऊपर नहीं होता तब जो एवोपरेटर में लिक्विड है वो बॉयल अप नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो हमारा कंप्रेशर के अंदर डायरेक्ट ना जाए। अगर ये डायरेक्ट कंप्रेशर से जुड़ा होगा तो लिक्विड हमारा डायरेक्ट कंप्रेशर में जाएगा, और अगर कंप्रेशर में लिक्विड चला जाएगा तो हमारा कंप्रेशर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इसकी इस तरह से इसको बनाया जाता है कि कंप्रेशर से पहले एक एक्यूमुलेटर साथ में जोड़ा जाता है, और एक्यूमुलेटर के अंदर जो जब ये लिक्विड आ जाएगा तो कंप्रेशर से पहले इसको लगे होने के कारण इसके अंदर से जो वेपर्स निकलते हैं, लिक्विड वेपर्स निकलते हैं, और एक्यूमुलेटर की जो आप देख रहे हैं ये जो शेप बनी हुई है अंदर से, ये एक यू ट्यूब बनी होती है। इस पे आप ये देख रहे हैं, ये यू ट्यूब बनी हुई है इसके अंदर। तो जो लिक्विड इसमें आया है वो वेपोरेट होके इस यू ट्यूब के थ्रू इसमें से यहां से ये कंप्रेशर में जाता है। ये यू ट्यूब हमारी कंप्रेशर से जुड़ी होती है। ये देख रहे हैं आप, ये कंप्रेशर से जुड़ी हुई हैं हमारी, जैसे आप ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो इसका लगाने का रीजन यही होता है कि जो एवोपरेटर से हमारे पास जो लिक्विड होता है वो डायरेक्ट कंप्रेशर में ना जाके एक्यूमुलेटर में जाता है, और एक्यूमुलेटर के अंदर वो वेपराइज होके कंप्रेशर के अंदर जाता है। तो ये रीजन है जो कि हम बीच में एक्यूमुलेटर लगाते हैं, जिससे कि हमारा कंप्रेशर जो है वो डैमेज नहीं होता। दोस्तों ये एक्यूमुलेटर की
जो अंदर के जो वर्किंग है ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूमुलेटर होता है इसके अंदर एक यू पाइप लगी होती है। ये आप देख रहे हैं कि यू पाइप लगी हुई है इसके अंदर। और दोस्तों जो हमारे पास एवोपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आता है वो यहाँ से एंटर करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आता है वो यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से एंटर करके वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का ये हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो कि हमारा एवोपरेटर से इंडोर यूनिट से आता है। अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है वो तो नीचे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो वेपर्स आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से जो वेपर्स रेफ्रिजरेंट होते हैं वो यहाँ से इसके यू पाइप के अंदर यहाँ से एंटर करते हैं। वेपर जो होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, वो इस यू पाइप के थ्रू यहाँ से एंटर होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं इधर से, और ये यहाँ से कंप्रेसर से जुड़ा होता है। तो यहाँ से जो वेपर होते हैं ये हमारे डायरेक्ट कंप्रेसर में जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है कि एक्यूमुलेटर के बारे में आपको बताऊं कि किस तरह से ये अंदर वर्क करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो VRV मशीन होती है इसके अंदर एक से ज़्यादा कंप्रेसर यूज होते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं। इसमें एक इन्वर्टर कंप्रेसर यूज किया है हमने और एक नॉर्मल कंप्रेसर यूज किया जो कि स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं, डिजिटल स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं। अब दोस्तों ये जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या होता है, जो नॉर्मल कंप्रेसर का RPM होता है वो फिक्स होता है। ये जो हमारा नॉर्मल कंप्रेसर है इसका जो RPM होता है वो फिक्स होता है, मतलब इसकी जो स्पीड है उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर हम इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर जाते हैं तो इसकी जो RPM है इसको हम चेंज कर सकते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर में, मतलब कि ये लोड के हिसाब से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो RPM बढ़ा देगा, और अगर लोड कम होगा तो जो इन्वर्टर कंप्रेसर है ये RPM को घटा देगा। ये इस इन्वर्टर कंप्रेसर की खासियत होती है। इसलिए ये लोड एडजस्ट करने के हिसाब से इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करते हैं। जहां पे हमें जरूरत पड़ती है कि लोड को कम करना है, ज़्यादा करना है, फ्लो के हिसाब से, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसके फ्लो के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी पावर होती है, जब कंप्रेसर कम स्पीड पे चलेगा, लोड कम लेगा, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। दोस्तों अब हम ये देखते हैं ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर है काम कैसे करता है। दोस्तों इसके अंदर एक VFD लगा होता है। VFD होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, जो कि हमारा इस कंप्रेसर के अंदर लगा होता है। अब दोस्तों ये VFD कैसे काम करता है, VFD जो होता है ये कम्युनिकेशन केबल के थ्रू उसको एक सिग्नल मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जब भी हमारे एवोपरेटर मशीन के ऊपर हमारे हीट लोड बढ़ जाता है, जब भी लोड बढ़ता है तब एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर होता है जो VFD को सिग्नल भेजता है कि लोड हमारा जो है वो बढ़ चुका है। तब क्या होता है, जो VFD होता है वो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है वो आप ये देख रहे हैं। ये जो हमारी पावर सप्लाई है ये 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में जो हमारे को मिलती है, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल होता है हमारा। तो दोस्तों जब भी हमारा जो इन्वर्टर होता है जहां पे जो VFD लगा होता है उसके अंदर जब लोड बढ़ता है, तो जब लोड बढ़ने से क्या होता है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो नॉर्मल से देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारी इसकी ज्यादा हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इसके जो कर्व बने हुए हैं ये ज्यादा हो गए हैं। तो ये जब हमारी फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है, तो जब भी हम मोटर के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसकी RPM या उसकी जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो कंप्रेसर के जो RPM होते हैं ये हमारे मैक्सिमम इंक्रीज हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही हमारे कंप्रेसर के RPM बढ़ते हैं उस केस में हमारे जो मशीन है उस पर पावर की कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको पावर का दिखाया हुआ, देख रहे हैं ये पावर यहाँ पे कम है, ये बढ़ रही है। तो इस स्टेज में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है, क्योंकि उस समय कंप्रेसर जो है वो तेजी से काम करता है और उसके तेजी के काम करने से उस पर जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो ज़्यादा मिलता है और पावर भी उस पर ज़्यादा कंज्यूम होती है। अब दोस्तों जैसे जैसे लोड कम होता है कंप्रेसर की जो स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे लोड ज़्यादा था, स्पीड ज़्यादा हो गई। अब ये हमारी जो स्पीड लोड जो है वो हमारा कम हो गया। आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है वो बड़ा हो गया, कम हो गया लोड। जैसे ये लोड कम होता है
तो हमारा यहाँ पे जो कंप्रेशर की जो स्पीड है आप देख रहे हैं आरपीएम कम हो गया है। ये और लोड कम होगा, ये आरपीएम और कम हो जाते हैं। ये और लोड कम होगा, आरपीएम और कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बंद नहीं होता कंप्रेशर, ये हमारा कंप्रेशर चलता रहता है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड जो लोड पड़ता है, लोड कम होता है, इसकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और स्पीड कम होने से क्या होता है, जो हमारी पावर कंजप्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो भी कम हो जाती है। आप देख रहे हैं पहले ज्यादा थी, ये धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे हमारी वीएफडी को सिग्नल मिलता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कि लोड हमारा कम हो गया है, और वो क्या करता है, इसकी स्पीड को, कंप्रेशर की स्पीड को डाउन कर देता है। और डाउन करने से जो स्पीड है उसकी कम होने की वजह से कूलिंग जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। दोस्तों आप देखते हैं कि जब हम एसी चलाते हैं, जो हम घरों में नॉर्मल एसी यूज करते हैं, नॉर्मल एसी में क्या होता है, हमारा जो कंप्रेशर है वो ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। 2 मिनट के बाद वो ऑफ हो जाएगा, फिर 2 मिनट के बाद वो ऑन हो जाएगा। जो वो ऑन ऑफ होता है उसमें हमारी बिजली सेव नहीं होती है। जैसे ही कंप्रेशर रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होने के बाद वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसको बचाने के लिए, इस पावर को सेव करने के लिए ये इन्वर्टर कंप्रेशर का हम लोग यूज करते हैं। इन्वर्टर कंप्रेशर में क्या होता है, जैसी कूलिंग ज्यादा हो जाएगी उसको सिग्नल मिलेगा, कंप्रेशर बंद नहीं होगा, स्पीड को स्लो कर देगा। जैसे मैंने यहां अभी आपको बताया है, स्पीड स्लो करने से क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। यही रीजन है इन्वर्टर कंप्रेशर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। दोस्तों अब हम अपने साइकिल के ऊपर आते हैं, रेफ्रिजरेंट साइकिल के ऊपर आते हैं। आपने देखा कि ये जो एवोपरेटर है, एवोपरेटर से जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है, ये जो ब्लू पाइप से होकर एक्यूमुलेटर में आता है। अब दोस्तों सपोज ये जो पाइप से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो लिक्विड में है, वो पूरी तरह से बॉयल अप नहीं हो पाया था, वो लिक्विड शेप में है, तो वो यहां से होता हुआ एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा। अब दोस्तों अगर तो वो लिक्विड है तो वो नीचे चला जाएगा, और अदरवाइज जो वेपर है वो इस यू ट्यूब के थ्रू, ये जो आप यू ट्यूब देख रहे हैं, इस यू ट्यूब के थ्रू कंप्रेशर में जाएगा। ये एक्यूमुलेटर लिक्विड को इस कंप्रेशर में नहीं जाने देगा, इसलिए एक्यूमुलेटर को यहाँ पे लगाया जाता है। इसके अंदर सिर्फ जो वेपर है, रेफ्रिजरेंट वेपर है, वो ही जाएंगे इसके अंदर, कंप्रेशर के अंदर। इसके बाद दोस्तों ये जो स्क्रॉल कंप्रेशर होता है, ये जो रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेस करके इसमें जाता है और इसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। समझ गए दोस्तों, जब ये जो रेफ्रिजरेंट है जब इस कंप्रेशर में जाएगा, कंप्रेशर में जाने के बाद रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। और जब कंप्रेशर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं, जब ये जो कंप्रेशर है, जब इसको रेफ्रिजरेंट जो आया है एक्यूमुलेटर से, जब इसको ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के साथ इसमें कुछ ऑयल भी साथ में चला जाता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वीआरवी मशीन के अंदर जो पाइप लगी होती है उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 150 मीटर तक भी इसकी लेंथ हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेंट के साथ जो ऑयल चला जाता है, ऑयल वापिस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी जो पाइप लगी हुई है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ऑयल है वो वापिस आना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंप्रेशर के बाद एक हम ऑयल सेपरेटर लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कंप्रेशर लगा हुआ है, इसके बाद ये ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है। इधर भी देखिए आप, ये कंप्रेशर लगा हुआ है, इसके बाद ये ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है। अब दोस्तों ऑयल सेपरेटर का काम क्या होता है, जो ये रेफ्रिजरेंट आया है इसके साथ जो ऑयल भी साथ में है, ये क्या करता है, ये ऑयल को अपने पास इस सेपरेटर में रख लेता है। अब इसमें जो ऑयल आता है इस रेफ्रिजरेंट के साथ, उस ऑयल को ये इस पाइपलाइन से वापस कंप्रेशर में भेज देता है। अब जो ऑयल है वो तो नीचे आ गया, इसमें जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो यहां से ऑयल सेपरेटर उसको पाइप के थ्रू कंडेंसर में भेज देता है, जो कि हमारा टेरेस के ऊपर लगा होता है, जो कि हम ऊपर छत के ऊपर लगाते हैं, आउटडोर यूनिट, जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। ये वेपर रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में सेंड कर देता है। और दोस्तों ये जो कंडेंसर लगा होता है, ये जो हाई टेम्परेचर प्रेशर से रेफ्रिजरेंट आता है उसमें से जो हीट होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। आप देखते हैं कि जब भी आप एसी के बैक साइड पर जाते हैं तो उसमें से काफी गर्म हवा आती है, वो इसीलिए आती है। ये आउटडोर यूनिट जो लगा होता है, ये जो कंडेंसर लगा होता है, ये उसमें से हीट को बाहर निकालने का काम करता है।
इसमें दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेंट गया है हमारा, ये जो रेफ्रिजरेंट यहां पर गया है, इसको पूरी तरह से कंडेंस करता है। ये कंडेंसर, कंडेंस करने का मतलब ये जो वेपर जाते हैं, इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड शेप में ले आता है। यहां से वो लिक्विड शेप में आ जाता है यहाँ इस जगह पर। और जब वो लिक्विड शेप में आता है तो लिक्विड शेप में आने के बाद एवोपरेटर में जाने से पहले, इंडोर यूनिट में जाने से पहले एक वॉल्व लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ईई वॉल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। ये एक लगा होता है, ये हर यूनिट से पहले लगा होता है। जितने भी यूनिट लगे होते हैं वीआरवी मशीन में, हर यूनिट से पहले एक ईई वॉल्व लगा होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो दोस्तों ई वॉल्व होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व बोलते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये इसके अंदर कुछ थर्मोस्टेट और इससे अंदर सर्किट होते हैं इसके अंदर। अब इसका दोस्तों काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ये जो एक्सपेंशन वॉल्व होता है इसका काम क्या होता है, ये करता है जो एवोपरेटर के ऊपर लोड आता है, ये जो आप देख रहे हैं जो लोड होता है, इसको मॉनिटर करता है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करता है कि कितना लोड है। लोड से मतलब कि जहां पर ये एवोपरेटर लगा हुआ है, इंडोर यूनिट लगा हुआ है, वहां पे कूलिंग कितनी करनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, वहां उस रूम का टेम्परेचर कितना है, उसको ये पूरा कंट्रोल करता है, पूरा मॉनिटर करता है। ये वाला जो वॉल्व लगा होता है, तो इससे एवोपरेटर में कितना लोड है ये पता चलता है। तो दोस्तों इसी तरह आपने देखा ये जो ईईवी है, ये लोड को सेंस करता है और लोड को सेंस करने के बाद ईईवी जो है वो क्लोज कर देता है। अगर लोड ज्यादा होगा फ्लो को ज्यादा कर देगा, अगर लोड कम होगा तो वो फ्लो को कम कर देगा। और दोस्तों इसी के साथ में आप ये देखेंगे कि ये जो ईवी वॉल्व है, इसने जब ये इसको लोड कम हो गया तो इसने अपना वर्किंग शुरू कर दी। लेकिन इसी के साथ में जो एवोपरेटर होता है, ये जो इंडोर यूनिट लगा होता है, इसके साथ में एक केबल जुड़ी होती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू इस कंडेंसर से जुड़ी होती है। इससे एक केबल इस कंडेंसर में जाती है और ये एवोपरेटर उसको सिग्नल भेजता है कि इस एवोपरेटर कॉइल का लोड कम हो गया है। देखा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व ने क्या काम किया कि जैसे ही इसका लोड कम हो गया, इसने इसका जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका फ्लो कम कर दिया। उसी के साथ साथ ये जो एवोपरेटर है ये एक सिग्नल भेजता है कंडेंसर को कि मेरा लोड कम हो गया है और इसको ये मैसेज मिल जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही इसका लोड कम होता है, फ्लो तो इसने कम कर दिया, लेकिन इसका फ्लो जैसे ही कम होता है, ये जो एवोपरेटर से सिग्नल कंडेंसर को गया है, ये कंडेंसर एक केबल के थ्रू इन्वर्टर से जुड़ा होता है, कंप्रेसर के साथ जुड़ा होता है। अब वो जो केबल है वो इस कंप्रेसर को सिग्नल देती है कि इस पर्टिकुलर एवोपरेटर का लोड कम हो गया, वो इसको सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल इन्वर्टर कंप्रेसर को देता है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर वीएफडी लगे होते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे इसको सिग्नल पीछे से कंडेंसर भेजता है, वीएफडी इस कंप्रेसर का आरपीएम को कम कर। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से ये साइकिल पूरा होता है, कैसे ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जैसे ही दोस्तों इसका लोड कम हो जाएगा, इस कंप्रेसर का लोड कम करते ही ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो फ्लो है वो कम कर। अब जैसे दोस्तों इस एवोपरेटर ने अपना काम किया, ऐसे जितने भी यूनिट इसके अंदर लगे हुए हैं सारे अपना अपना काम करेंगे। अब इस रूम में जो एवोपरेटर लगा हुआ है, इसका तो लोड कम हो गया। अब सपोज इसके अंदर गर्मी ज्यादा है, इस पे लोड बढ़ गया है, तो ये जो ई वॉल्व लगा हुआ है ये खुल जाएगा। इस केस में थोड़ा सा बंद हो गया था, इस केस में वो खुल जाएगा। इसके खुलने से क्या होगा, यहां से जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट का वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये फ्लो ज्यादा होगा इसका लोड बढ़ जाएगा। ये एवोपरेटर जो केबल के थ्रू इससे जुड़ा हुआ है इसको सिग्नल देगा जी मेरा लोड बढ़ गया। ये कंडेंसर उसी समय इस कंप्रेसर को सिग्नल देगा कि इस वाले पर्टिकुलर एवोपरेटर का लोड बढ़ गया है, तो इसका जो कंप्रेसर है इसका लोड इंक्रीज कर दे। तो ऐसे ये जितने भी एवोपरेटर साथ में मशीन लगी होंगी, कंप्रेसर उसको कंट्रोल करेगा इस केबल के थ्रू। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो कंप्रेसर है वो लोड कम या ज्यादा अपने आप सेंसर के थ्रू कर लेता है, ई वॉल्व के थ्रू, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जो केबल लगी होती है उसके थ्रू लोड को ये प्लस माइनस कर लेता है। और दोस्तों यही रीजन है इसको हम वेरिएबल रेफ्रिजरेंट
फ्लो या वॉल्यूम मशीन बोलते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल, ये चेंज होता रहता है। हर एवोपरेटर का सिस्टम लोड के हिसाब से चेंज होता है। तो दोस्तों इसमें फिर साइकिल इसका कैसे पूरा होता है कि जैसे ही ये जो फ्लो होता है, ये जो गैस होती है, रेफ्रिजरेंट होता है, ये इस पाइप के थ्रू वापस इसी तरह एक्यूमुलेटर में वापस आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा इसका रेफ्रिजरेंट का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ये पूरा ऑटोमेटिक चलता है, इसमें हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना फंक्शन पूरा करते हैं सारे पार्ट। तो दोस्तों ये आपने इसका साइकिल देखा, वीआरवी मशीन किस तरह से अपना रेफ्रिजरेंट साइकिल कंप्लीट करती है। तो दोस्तों मैंने आपको ये वीआरवी का पूरा साइकिल, रेफ्रिजरेंट साइकिल समझाने की कोशिश करी है, और मेरे को लग रहा है कि आपको ये इसका साइकिल पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों ये जो वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम्स होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। पहला सिस्टम जो होता है वो कूलिंग सिस्टम, जिसके अंदर सिर्फ कूलिंग होती है, उसमें आप सिर्फ कूलिंग कर सकते हैं, हीटिंग का प्रोविजन उसके अंदर नहीं होता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है हीटिंग पंप सिस्टम, जिसके अंदर आप हीटिंग भी ले सकते हैं। और तीसरा सिस्टम होता है हीट रिकवरी सिस्टम। हीट रिकवरी सिस्टम के अंदर वॉल्व लगे होते हैं, उसके थ्रू आप कूलिंग भी ले सकते हैं, हीटिंग भी ले सकते हैं। लेकिन ये आपको चूज करना पड़ेगा, आपको हीटिंग मशीन को हीट पे रखना है या कूलिंग पर रखना है। एट ए टाइम दोनों में से आप एक ही चीज चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं आपके जो वीआरवी के जो टाइप्स हैं उसके बारे में अगला वीडियो बना के उस पर डिस्कस करूंगा। अभी आपको मैंने कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया, हीटिंग सिस्टम के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।